नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कई लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम जो है आप सौंदर्य शास्त्र पर कुछ वीडियो लेकर के आइए, जो कुछ शार्ट्स, क्योंकि सौंदर्य शास्त्र पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग सा भी लगता है और जैसे जो नए लोग हैं बिल्कुल पढ़ रहे हैं तो उनके लिए बहुत दिक्कत होता है समझने में। तो आप ही लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ। कुछ मैंने शॉर्ट्स यानी नोट्स बनाए हैं जो आपको टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। पीजीटी के बच्चों के लिए खास तौर से इसमें है, टीजीटी के लिए भी है और पीजीटी के लिए भी है, क्योंकि पीजीटी में सौंदर्य शास्त्र से क्वेश्चन थोड़ा डीप में पूछा जाता है, तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है वीडियो, और टीजीटी के लिए तो है ही है। तो चलिए देखते हैं सौंदर्य शास्त्र। आज से शुरू करते हैं। 2-3 वीडियो में ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा आपका। ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बहुत कम है। तो आइए देखते हैं कि सौंदर्य शास्त्र में क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलती हूँ जर्मन सौंदर्य शास्त्रियों की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं जर्मन सौंदर्य शास्त्री, क्योंकि अगर हम एस्थेटिक्स की बात करते हैं तो एस्थेटिक्स जो शब्द है वो सबसे पहले इसका प्रयोग बामगार्टन ने किया था। और बामगार्टन कहाँ के सौंदर्य शास्त्री थे? तो वो जर्मनी के सौंदर्य शास्त्री थे। एस्थेटिक शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग किया गया था वो बामगार्टन ने किया था, ये तो मैंने अभी बताया आपको। और एस्थेटिक शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है। ये 2 चीजें आपको निश्चित रूप से याद रखना है। और बामगार्टन को फादर ऑफ एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्र का जनक इनको माना जाता है। देखिए, सौंदर्य शास्त्र पहले दर्शन शास्त्र का अंग माना जाता था। 18वीं शताब्दी में यानी 1714 से 62 में बामगार्टन ने इसे दर्शन शास्त्र को लॉजिक यानी तर्क शास्त्र, एथिक्स यानी नीति शास्त्र और एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्र 3 अलग अलग अंगों में विभक्त कर दिया। यानी सौंदर्य शास्त्र जो है वो दर्शन शास्त्र से अलग हो गया। तो बामगार्टन के बारे में आपको इतना ही जानना है, इससे अधिक आपको कुछ भी नहीं जानना है। बामगार्टन के जो शिष्य थे वो मायर थे। और ये जो लाइन मैंने अभी आपको पहले ही बताई कि एस्थेटिक शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है और एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले बामगार्टन ने किया था। तो ये सबसे पहले सौंदर्य शास्त्री हैं बामगार्टन, इनको हम लोगों ने पढ़ा। अब जर्मनी के जो दूसरे सौंदर्य शास्त्री हैं वो हैं हेगेल। इनको भी बहुत एग्जाम में पूछता है, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो या चाहे नेट का एग्जाम हो, किसी में भी। इनका जो समय है दोस्तों वो 1770 से 1831 ईस्वी का समय है। इनका जो सुविख्यात ग्रंथ था वो है द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट। देखिए, ललित कलाओं को हेगेल ने 5 प्रकार का माना है: वास्तु, मूर्ति, चित्र, संगीत एवं काव्य। तो वास्तुकला सर्वप्रथम मिस्र में, तत्पश्चात ग्रीस में, फिर गोथिक गिरजाघरों में और आज आधुनिक वास्तुशिल्प के रूप में विकसित होती आई है। मूर्ति शिल्प ने एथेंस यानी यूनान में अपना स्वर्णकाल देखा। चित्रकला इटालियन रेनेसा यानी पुनर्जागरण का जो समय है, माइकल एंजिलो और लियोनार्डो दा विंची और राफेल का जो समय है वो इटालियन पुनर्जागरण का समय माना जाता है। उसमें अपनी पराकाष्ठा पर जो चित्रकला थी वो पहुंच गई। और बीथोवन और मोजार्ट ये संगीतकार हैं, इन्होंने यूरोप में संगीत को पूर्णत्व पर पहुंचा दिया। तो बामगार्टन के समान हेगेल ने भी एस्थेटिक्स नामक ग्रंथ की रचना की। यानी बामगार्टन ने भी एस्थेटिक्स की रचना की है और हेगेल ने भी एस्थेटिक्स की रचना की है। लेकिन आपको जब एग्जाम में पूछता है तो ज्यादातर बामगार्टन का एस्थेटिक्स पूछता है। हेगेल जो इन्होंने ललित कला को 5 भागों में विभक्त किया कि कौन कौन सी ललित कलाएं हैं, वास्तु, मूर्ति, चित्र और संगीत एवं काव्य। तो उसमें काव्य को हेगेल ने उच्चतम कला माना है और वास्तु को सबसे निम्नतम कला की कोटि में रखा है। यूरोप में हेगेल ही प्रथम सौंदर्य शास्त्री था जिसने कला का वर्गीकरण किया था। ये एक महत्वपूर्ण लाइन है कि यूरोप में हेगेल ही प्रथम सौंदर्य शास्त्री था जिसने कला का वर्गीकरण किया। उसने समस्त विश्व की कला को 3 भागों में विभक्त किया। पहला जो था वो प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक, दूसरा था शास्त्रीय यानी क्लासिकल, तीसरा था स्वच्छंद यानी रोमांटिक। मूलतः जो हेगेल था वो आदर्शवादी सौंदर्य शास्त्री था।
और आगे देखते हैं इसमें कौन कौन सी कलाएं हैं, यानी प्रतीकात्मक में कौन सी कला है, शास्त्रीय में कौन सी कला मानी जाती है, और स्वच्छंद में यानी रोमांटिक में कौन सी कला आती है। तो चित्र, संगीत और काव्य, ये जो तीनों हैं ये रोमांटिक कला का स्वरूप माना जाता है। मूर्तिकला शास्त्रीय कला का स्वरूप है और वास्तुकला प्रतीकात्मक कला का स्वरूप है। इसको ध्यान रखिएगा कि चित्र, संगीत और काव्य ये तीनों रोमांटिक कला का स्वरूप है, मूर्तिकला शास्त्रीय कला का स्वरूप है और वास्तुकला प्रतीकात्मक कला का स्वरूप है। देखिए, द्वंद्ववाद के आधार पर त्रय सिद्धांत भी आपसे पूछा जा सकता है कि त्रय सिद्धांत किसने दिया। तो द्वंद्ववाद के आधार पर त्रय सिद्धांत यानी वाद, प्रतिवाद और संवाद का सिद्धांत भी हीगल ने दिया था। हीगल भी जर्मनी का दार्शनिक था। अब अगले जो सौंदर्य शास्त्री हैं ये भी जर्मनी के ही हैं, इमैनुअल कांट। इनके बारे में भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका जो समय है वो 1724 से 1804 ईस्वी माना जाता है। कांट का सुप्रसिद्ध ग्रंथ है क्रिटिक ऑफ जजमेंट। ये पुस्तक तो बहुत बार पूछी जा चुकी है पिछली परीक्षाओं में। इस ग्रंथ में उसने ब्यूटी और सब्लिमिटी दोनों पर विचार किया है। कांट ने बामगार्टन के सिद्धांतों का खंडन किया। आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बामगार्टन के सिद्धांतों का खंडन किस दार्शनिक ने किया है, तो कांट ने किया है। और कांट की आलोचना किसने की, तो कांट की जो आलोचना हुई उसको हर्डर ने की थी। और एक दूसरा ग्रंथ है इमैनुअल कांट का क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, ये भी कांट का ग्रंथ है। क्रिटिक ऑफ जजमेंट और क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, ये दो पुस्तक आपको जानना है कि ये कांट का है। तीसरे जो हमारे जर्मन दार्शनिक है वो है कार्ल मार्क्स। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। इसके बारे में आपको इतना ही जानना है। अगले जो हमारे जर्मन दार्शनिक हैं वो शोपेनहावर। इनका समय है 1788 से 1862। शोपेनहावर ने कला को एक मदमस्त करने वाला पेय माना है। अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कला को एक मदमस्त करने वाला पेय किस दार्शनिक ने कहा है, तो वो हो जाएंगे शोपेनहावर। अगले जो हमारे जर्मन दार्शनिक हैं शेलिंग। आपको नाम भी जानना है, साथ साथ ये भी जानना है कि ये कहाँ के दार्शनिक से। आपसे पूछ लेता है कि शेलिंग, मान लिया शेलिंग है, ये कहाँ के दार्शनिक हैं, तो आप इस तरह से याद रखिएगा कि शोपेनहावर, शेलिंग, कार्ल मार्क्स, इमैनुअल कांट, हीगेल, बामगार्टन, ये सारे जर्मन दार्शनिक हैं। इनका समय है 1775 से 1854। कांट के पश्चात शेलिंग ही सबसे बड़ा दार्शनिक था जिसने सौंदर्य विषय पर विवेचन किया। जर्मन दार्शनिक अगले जो हैं वो है विंकलमैन। विंकलमैन का समय है 1717 से 68। देखिए, आपको समय की इतनी उपयोगिता टीजीटी वाले बच्चों के लिए नहीं है, इसका उपयोगिता है नेट वाले बच्चों के लिए कि उसमें जो है क्रम लगाने को आता है। तो जब आपका पास समय होगा तभी आप क्रम लगा पाएंगे। विंकलमैन प्रथम जर्मन दार्शनिक था जिसने कला इतिहास पर प्रथम ग्रंथ की रचना की। देखिए, विंकलमैन के बारे में कितनी महत्वपूर्ण लाइन है ये कि ये प्रथम जर्मन दार्शनिक था जिसने कला इतिहास पर प्रथम ग्रंथ की रचना की, जिसका शीर्षक है कला के तत्व। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले जो हमारे दार्शनिक है वो है लेसिंग। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है लाओकून और इनका समय है 1729 से 1781 ईस्वी। अगले जो जर्मन दार्शनिक है वो है दार्शनिक नहीं है, सॉरी, गेटे। ये जर्मनी के एक बहुत प्रसिद्ध कवि रह चुके हैं। गेटे जर्मनी का सबसे बड़ा कवि था। गेटे ने गोथिक गिरजाघरों के दिव्य सौंदर्य को जमा हुआ संगीत या फ्रोजन म्यूजिक कहा है। ये आपसे पिछली परीक्षाओं में अनेक बार नेट में, पीजीटी में, टीजीटी में पूछा जा चुका है कि जमा हुआ संगीत किसको कहते हैं। तो ऐसे प्रश्न आता है कि गोथिक गिरजाघरों के बारे में कहा गया है, किसने कहा है, तो गेटे ने कहा है। जर्मनी के जो बाकी के दार्शनिक हैं जिनके बारे में केवल उनका नाम जानना जरूरी है, उनके बारे में बहुत विशेष किताब में भी नहीं मिलता है। तो श्लेजेल, नीत्शे, सोल्जर, हार्टमैन, स्नेस, जंगमन और शिलर के बारे में थोड़ा सा मिला था कि इसने अपनी प्ले थ्योरी प्रतिपादित की। इसका जो ग्रंथ है वो लेटर्स ऑफ एस्थेटिक्स एजुकेशन ऑफ मैन, ये शिलर की बुक है और प्ले थ्योरी इन्होंने प्रतिपादित की है। तो दोस्तों, इसी तरह सौंदर्य शास्त्र पर अगली वीडियो भी हमारी आएगी ब्रिटिश दार्शनिक के ऊपर। तो हमारी वीडियो को इसी तरह दोस्तों देखते रहिए और आपका सहयोग हमें निरंतर प्राप्त हो रहा है, मुझे अच्छा लगता है। और जिस भी टॉपिक पर आपको अगर वीडियो चाहिए
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि उस टॉपिक पर आपको वीडियो जरूर मिले। नमस्कार।